हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फंक्शन के डेफिनेशन से कि फंक्शन किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राफ का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कर्व किसको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आज जो सबसे पहले फंक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो है कांस्टेंट फंक्शन। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन होता क्या है, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे ग्राफ को। ऐसे ही कर्व और ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। और बाद में जो सबसे पहला हम फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आपको याद होगा जो हमने फंक्शन को क्लासिफाई किया था, तो उसमें फंक्शन को हम लोग ने एक अलजेब्राइक फंक्शन और दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में उसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, अब अलजेब्राइक फंक्शन में जो सबसे पहला था वो था पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल के ही अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन को। तो पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं पहले हम लोग वो डिफाइन करेंगे और फिर पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करना कि फंक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया, ये ए सेट है, और एक सेट ले लिया मैंने बी। अब ए सेट में हम कुछ इनपुट देंगे और यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा बी सेट में। अब ये इनपुट कहां देना है, सेट ए में। तो एक मशीन यूज करेंगे हम लोग जो हमें क्या देगा, कुछ आउटपुट देगा। तो ये जो मशीन है इसी को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन। बट इसमें कुछ कंडीशंस होंगे, जिस कंडीशन को अगर कोई मशीन सेटिस्फाई कर जाए तो उस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। यानी कि हमें यहां कुछ इनपुट दिया जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन है यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, तब जाके किसी मशीन को या किसी रिलेशन को, अगर मैं और एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बोलूं तो किसी रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं अंडर सम कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है हमको वो समझना है। तो एक्चुअल में ए सेट में हमें इनपुट तो देना है और उस इनपुट के लिए हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारी मशीन है जहां पे हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फेमस एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर का। मिक्सर में अगर सपोज फॉर एग्जांपल मुझे जूस आउटपुट पे चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, जूस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग कोई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का यहाँ पे मिक्सचर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रूट्स डाल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स डाल सकता हूँ और यहाँ पे जाके मुझे क्या मिलेगा, उसको जूस मिलेगा। तो ये एक मशीन है यानी कि एक फंक्शन कर रहा है जो हमें यहाँ पे कुछ इनपुट डाल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ जूस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इनपुट के कुछ कंडीशंस है कि क्या ये सारे इनपुट को हम लोग, जैसे मतलब इनपुट के प्लेस पे मान लो मैंने फ्रूट्स के अलावा कुछ यहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह डाल दिए। ठीक है, तो क्या मुझे उसका आउटपुट मिलेगा, तो वहां पे ये अगर मिक्सचर फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर अगर मैं किसी स्टोन को पुट करूं तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में कोई जूस नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए कुछ इसमें कंडीशन होती है कि किसी फिक्स मशीन के लिए किस इनपुट को डाला जाए ताकि मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। मतलब क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होने चाहिए। तो ऐसे ही मैं अगर अलग अलग टाइप की मशीन रखूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग टाइप के इनपुट हम लोग पुट करेंगे जिसका हमको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो फंक्शन किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे इनपुट के कंडीशंस क्या है पहले हम वो समझते हैं। अब ध्यान दो, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एफ से। तो अब ध्यान दो, अब दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
ये एक सेट है ए और एक सेट ले रहा हूं मैं बी। अब यहां पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं एफ, ठीक है। अब इस एफ को मुझे क्या करना है, फंक्शन बताना। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन को या फिर ये दो रिस्ट्रिक्शन को कोई भी रिलेशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अब समझते रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब यहां के एलिमेंट लेना है और यहां के एलिमेंट को रिलेट करना है आपस में, इसे हम लोग रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या आता है, तो ए के पास ए अगर एक सेट है तो इसके पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ए के पास एक एलिमेंट है या फिर दो एलिमेंट है, 10 या फिर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ए के पास जितने भी एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट के पास अपना इमेज होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज इन बी। ये तो पहला कंडीशन हो गया कि ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट के पास यहां पे इमेज होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी मशीन रख रहे हैं तो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे काम के होने चाहिए। मतलब अगर मैं उसको उस मशीन में डालूं तो मुझे उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी ए सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होगा जिसका आउटपुट हमको ना मिले, ठीक है। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज इन बी। इमेज मतलब जो बी के एलिमेंट होंगे किसी एक इनपुट के लिए, मतलब जो एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट मिलता है, तो उस आउटपुट को उस इनपुट का इमेज कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए और इसके पास क्या होना चाहिए, उसका इमेज होना चाहिए। अब ये जो इमेज है ना, इस पे भी सेकेंड कंडीशन लग जाता है कि ये जो इमेज है ना, ये कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो हर एक सेट के हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए। और कैसे इमेज होने चाहिए, यूनिक इमेज होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ कितने एलिमेंट होने चाहिए, अरे कितने इमेज होने चाहिए, सिर्फ एग्जैक्टली 1 इमेज होने चाहिए। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने दो सेट लिया, ए सेट और बी सेट। मैं इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि यहां के हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए। कहने का मतलब यहां के जितने भी एलिमेंट हैं बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट यहां के रिलेट है वो किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 ए बी सी। ये ए सेट है और एक मैंने सेट ले लिया बी। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दो। अब ये देखो, इसके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है और इसका हर एक एलिमेंट बी के साथ रिलेट कर रहा है। 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, 2 सी के साथ रिलेट कर रहा है, 3 बी के साथ रिलेट कर रहा है। यानी कि जो पहला कंडीशन था फंक्शन का कि किसी भी रिलेशन को, ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, सपोज एफ। रिलेशन के लिए हम आर डिनोट कर रहे हैं और फंक्शन के लिए एफ डिनोट करते हैं। तो किसी एफ को मुझे फंक्शन बताना है, तो पहले तो क्या है, ये रिलेशन है। रिलेशन मतलब यहां के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करना है। 1 ए के साथ रिलेट है, 2 सी के साथ रिलेट है, 3 बी के साथ। यानी कि जो पहला कंडीशन था कि यहां के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास इमेज होना चाहिए, मतलब ए का एलिमेंट बी के साथ रिलेट करना चाहिए। तो 1 ए के साथ रिलेट, 2 सी के साथ, 3 बी के साथ। पहला कंडीशन होल्ड हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या था कि यहां के जो भी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं ना, एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट करना चाहिए। मतलब क्या कि किसी एक एलिमेंट के पास 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो 1 के पास देखो एक इमेज है, 2 के पास भी एक इमेज है सी, 3 के पास भी कितने इमेज है बी। ये आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां के हर एक एलिमेंट के पास कितने इमेज है, यूनिक इमेज है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अभी ये जो भी हम डेफिनेशन देख रहे हैं ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ मैथ्स देख रहे हैं। अभी मैं इसको और अच्छे तरीके से जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में ए और बी में कुछ कंडीशंस हम लोग रखेंगे, तब उसे ग्राफ कहते हैं, ठीक है। बट पहले ये समझ लो फंक्शन क्या होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है
तो फंक्शन इज ए रिलेशन सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। अब बात आती है कि इस ए सेट को हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ए से लेके बी तक, तो ए सेट के मेंबर को डोमेन कहा जाता है। जब हर एक एलिमेंट के लिए इमेज आ जाए ना, तो हम उससे डोमेन कहते हैं। ऐसे ही हम लोग आगे चल के डोमेन ऑफ डेफिनेशन पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो जाए, मतलब जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होता है उसे हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहते हैं। बट हम लोग इन टर्म्स ऑफ ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, जब मैं किसी दो सेट के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो ए सेट के जितने भी मेंबर है उन्हें हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो आपको डोमेन क्लियर हो गया होगा। तो डोमेन ये एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ऑफ सेट ए। ठीक है, ऐसे रेंज किसको कहा जाता है? अब जो रेंज है, इसके अंदर बी सेट के सारे मेंबर होंगे। अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो इसमें सारे बी होंगे, जो बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को, और बी ए का इमेज होगा। तो ए कहां बिलोंग करेगा, सेट ए को। तो रेंज ऑफ एफ, मतलब अगर इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो यहां पे मुझे बी के वो सारे मेंबर होंगे जो ए के किसी ना किसी मेंबर के आउटपुट हो। जैसे ए किसका इमेज है, 1 का, तो मतलब ए आ जाएगा इसके अंदर। बी किसका इमेज है, 3 का, तो ये भी आ जाएगा। सी किसका इमेज है, 2। तो यानी कि यहां के जितने भी मेंबर हैं वो सब रेंज में है। मैं भी आपको कुछ और एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 ए बी सी डी। अब डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं, हर एक एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। तो 1 2 3 किसी ना किसी के साथ रिलेट है, और हर एक के पास एक ही इमेज है। 1 के पास ए, 2 के पास बी, 3 के पास डी। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास एक या उससे ज्यादा इमेज है। तो फंक्शन तो है। अगर फंक्शन है तो डोमेन, ए सेट के एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। तो 1 2 3 क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। अब रेंज की बात करूं तो रेंज में बी के वही एलिमेंट्स लेने हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज हो। मतलब इसके पास कौन से आ जाएंगे, ए, क्योंकि ए किसका इमेज है, 1 का। ऐसे बी किसका इमेज है, 2 का। अब डी किसका इमेज है, 3 का। सी नहीं आएगा क्योंकि सी के पास कोई प्री इमेज नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि सी किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो देयरफॉर इसे हम लोग रेंज कहते हैं। आई होप अब आपको डोमेन और रेंज में डिफरेंस पता चल गया हो। डोमेन, अगर जब हम किसी दो सेट के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ए सेट के मेंबर को डोमेन कहा जाता है। ठीक है, और बी सेट के वो एलिमेंट जो किसी ए सेट के, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स की इमेज हो, तो उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो ये किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां पे वो स्टूडेंट जो सिर्फ ग्राफ के लिए आए हैं, तो उनके लिए तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि हमें डिफाइन करना है ग्राफ। और जो ग्राफ का डेफिनेशन इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, फंक्शन से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन के डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री के टर्म्स में या डायग्राम के टर्म्स में कि फंक्शन किसको कहा जाता है। तो इन जनरल ध्यान दो, अब ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी कर्व लो तो इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसे चेक करने का हम कंडीशन चेक करेंगे कि कौन से कंडीशन का यूज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि किस कर्व को फंक्शन कहा जाता है। जितने भी फंक्शन होते हैं वो अपने आप में एक कर्व है, लेकिन सारे कर्व को हम फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। सारे फंक्शन एक कर्व होंगे, लेकिन हर एक कर्व एक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो
ये हम लोग कह सकते हैं कि जब भी मैं बात करूंगा फंक्शन का तो वो आर स्क्वायर के अंदर एक कर्व होता है। अब ये कैसे आए वो समझते हैं। तो जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं ना, तो फंक्शन तो हमें ये समझ में आ गया कि फंक्शन किसी दो सेट के बीच में डिफाइन करते हैं। अब ये दो सेट को हम लोग ज्योमेट्रिकली समझने के लिए ए को हम लोग ले लेंगे रियल नंबर और बी सेट को भी ले लेंगे रियल नंबर। यानी कि अब मैं डिफाइन करूंगा एक फंक्शन। अब फंक्शन को लिखने का तरीका कैसे होता है, पहले हम डोमेन के सेट को लिखते हैं, मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए। तो सेट ए को हमने क्या ले लिया है, रियल नंबर। रियल मीन्स ये जो रियल लाइन है इसके सारे एलिमेंट को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो रियल से लेके रियल तक एक फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसे हम लोग कहते हैं बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो f एक r से लेके r तक इसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। अब बात यह आएगी कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग। तो याद रखना ये जो कोडोमेन वाला सेट है ना, सेकेंड सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। फर्स्ट सेट को डोमेन, सेकेंड सेट को कोडोमेन। और इसके अंदर वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज हो, जो किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज हो, उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर जब कोडोमेन आपका रियल है तो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अगर कोडोमेन आपका रैशनल होगा तो उसे रैशनल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। कोडोमेन अगर आपका इंटीजर्स है तो उसे इंटीजर्स वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। कोडोमेन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। तो ये आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो कोडोमेन वाला सेट है ये डिफाइन करता है कि आप क्या कहोगे, उसे रियल वैल्यूड बोलोगे। तो यहां पे अगर मैं कोई इन जनरल सेट दे दूं तो उसे जो भी सेट होगा वही वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं डिफाइन ऑन आर। तो ये वो है जब हम जिस डोमेन पे डिफाइन कर रहे हैं। तो कहां डिफाइन कर रहे हैं, रियल नंबर पे। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको रियल पे ही डिफाइन किया जा रहा है। अब इसी फंक्शन को हम ज्योमेट्रिकली बताते हैं जहां से हम डिफाइन कर पाते हैं ग्राफ। अब इसको हम लोग किस तरीके से ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ यूं किया कि ये जो रियल नंबर थे इसे हमने रियल एक्सिस ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस दूसरे लाइन को हमने ले लिया वर्टिकल लाइन। यानी कि दो रियल सेट को जो अब हमने रियल एक्सिस बोल दिया और इस रियल एक्सिस को हमने कुछ इस तरीके से रख लिया। यानी कि पहले ये रियल एक्सिस और उसी के परपेंडिकुलर में एक दूसरा रियल एक्सिस। ये मेरे पास एक रियल हो गया और ये मेरे पास एक रियल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट पुट करेंगे और उसको जो आउटपुट आएंगे उसको ये वाले आर पे प्लॉट करके देखेंगे। अब जो भी डायग्राम मिलेगा वहां से हम लोग डिफाइन करते हैं कर्व या फंक्शन को। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, जो ए और बी थी ना, ए को भी रियल नंबर ले लिया, बी को भी रियल नंबर, मतलब रियल एक्सिस या रियल सेट बोल सकते हैं। तो हमने ये भी आर ले लिया और ये आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसे हम लोग रियल वैलिड फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोडोमेन रियल है और कहां डिफाइन कर रहे हैं, डोमेन वाले। तो डोमेन हमारा आर है। तो आर, अब हम लोग जितने भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वो सारे आर से लेके आर तक करेंगे। फिर यहां से हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यहां पे हम लोग पहले फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। जब हम कर्व की बात करेंगे, कर्व कैसे होगा, फंक्शन को चेक कैसे किया जाता है। अभी तक हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन देखा है, बट आगे चल के इन सारी चीजों को इन टर्म्स ऑफ ग्राफ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डेफिनेशन हो, चाहे डिफरेंशिएबल हो, क्वांटिटेटिव हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग, 1 1 ऑन 2, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डोमेन को हमने एक रियल एक्सिस ले ली और को डोमेन को भी रियल एक्सिस। उसे इस तरीके से लिखा कि ये रियल को परपेंडिकुलर में एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जिसको हमने सेकेंड वाला रियल बोल दिया। ये कोडोमेन सेट और ये डोमेन सेट, ठीक है। अब आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।
कि किस तरीके से हम आर, ये दोनों आर को रख रहे हैं। अब मैं डिफाइन करता हूं कि ग्राफ और कर्व में डिफरेंस क्या। मान लो ये एक मेरे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, ये भी एक रियल एक्सिस, मतलब डोमेन मेरा रियल है और को डोमेन भी रियल है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में मैं कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दूं ना, तो वो अपने आप में एक कर्व होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इन रियल एक्सिस में कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दो, वो अपने आप में एक कर्व होगा, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ये एक इन जनरल कर्व है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरीके से डायग्राम आप बना लो, ये सारे रियल मतलब इस आर स्क्वायर प्लेन के अंदर कर्व है। इसे हम लोग आर क्रॉस आर इस तरीके से भी लिखते हैं, या सिंपल आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2D में चल रहा है। ये 1 डायमेंशन है, कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो ये 2 डायमेंशन, मतलब पूरे प्लेन पे चलेंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आप कोई भी डायग्राम प्लॉट कर दो यहाँ पे, उन सबको हम लोग कर्व बोलेंगे, लेकिन इन सारे कर्व को हम लोग ग्राफ नहीं कह सकते। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कर्व किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि ग्राफ किसको कहा जाएगा, ठीक है। अब समझना ग्राफ किसको कहते हैं। ग्राफ एक्चुअल में आर स्क्वायर के अंदर वो सारे टपल्स होंगे, मतलब इनके सारे एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब इस पे कंडीशन क्या है कि ये जो y है ये x का इमेज होना चाहिए अंडर f, और f क्या है, एक r से लेके r तक फंक्शन है। ये समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक्स वाई लेने हैं, मतलब ये जो पूरा आर स्क्वायर प्लेन है ना, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, हमेशा टपल्स में होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं, ऑर्डर पेयर में। यानी कि जैसे इसमें किसी भी एलिमेंट को लिखना है, जैसे मैंने कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया, तो इस एलिमेंट का अगर पोजीशन बताना है तो हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो एक्स है हमें ये बताता है कि ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और ये जो y हमें ये बताता है कि ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, जिसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं x। यानी कि यहां के हर एक एलिमेंट को हम इस ऑर्डर पेयर से डिफाइन करते हैं। अब ऐसे ही ऑर्डर पेयर के कलेक्शन लेना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो आपके हाथ में कि x अपना इनपुट डालो, और ये जो y है ना ये x पे डिपेंड करता है। क्यों? ध्यान दो, ये सारे टपल्स कि x तो मेरे पास मैंने इनपुट दिया, अब ये फंक्शन कुछ आउटपुट देगा जिसे मैं कहूंगा y। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो अब मुझे इसको प्लॉट करना है, ध्यान दो। जब मैं इनपुट दूंगा 1 तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा 1, क्योंकि x जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो 1 पे इमेज क्या आ रही है 1, तो ये मेरा डोमेन सेट था जहां पे मैं कुछ इनपुट दूंगा, और ये मेरा कोडोमेन है जहां पे मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अंडर f मैंने इनपुट दिया 1, आउटपुट मिली 1, तो यानी कि इनपुट 1 उसका आउटपुट 1, एक पॉइंट यहां आ जाएगा। मैंने इनपुट दिया 2 तो आउटपुट मिला 2। मैंने इनपुट दिया 1.5 तो उसका आउटपुट मिलेगा 1.5। तो ये देखो ये एक पॉइंट्स का कलेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे में कोई और पॉइंट ले लूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ और इमेज मिलेगा। अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये पूरे इस तरीके से बनेंगे, तो ऐसे ये भी टोटल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये एक हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये है कि हम ज्योमेट्रिकली चेक कैसे करेंगे। मान लो ये अगर मेरे पास कोई जैसे कर्व और ग्राफ में डिफरेंशिएट करना है, तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे चेक करेंगे। तो यहां से हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है। आपको क्या करना है, पहले ग्राफ बनाने और लास्ट के कुछ पेजेस पे प्रॉपर्टीज लिखने। फंक्शन के मैं एक एक करके प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको लिखना है, देखो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में
कुछ 100 पेजेस छोड़ने हैं जिसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो उसी के साथ साथ में पैरेलल हम लोग क्या करना है, प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, और जैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको लिखना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये किसके लिए रहता है, टू चेक अ फंक्शन। फंक्शन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब इसी से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि ग्राफ और कर्व में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपके सामने दो अलग अलग कर्व डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि कर्व को तो हम लोग किसी को भी कर्व कह सकते हैं, बट सारे कर्व अपने आप में फंक्शन नहीं होते। ठीक है, ये एक मैंने कर्व डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने एक कर्व ये डिफाइन किया और एक कर्व मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। अब ध्यान दो, क्या ये तीनों के तीनों ग्राफ हैं? तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, ध्यान दो। आपको क्या करना है, ये जो पूरी की पूरी कोडोमेन वाली लाइन है ना, या सॉरी, ये जो पूरा पूरा डोमेन है ना, डोमेन पे एक एक लाइन प्लॉट करो। अच्छा, ये इनफाइनाइट है, ये से चलते जाएगा, ये ऐसा कहीं एंड नहीं होने वाला। ठीक है, ये ऐसे एंड नहीं होगा, ये भी ऐसे एंड। अब ये इनफाइनाइट को तो प्लॉट नहीं कर सकते, ये ऐसे एंड नहीं होगा, ऐसे एंड नहीं होगा। ठीक है, ये चलते जा रहा है, ऐसा नहीं कहीं रुक जाएगा, ये आगे ऐसे कंटिन्यू चलते ही जाएगा। ठीक है, ये भी आगे ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा, ये भी एंड नहीं हो रहा है, ये भी एंड नहीं हो रहा है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फंक्शन का डेफिनेशन बताया था, अब उसी को करना है। आगे चल के वो भूल जाओ और ये ग्राफ वाला याद रखना है, बट फिलहाल के लिए आपको वो फंक्शन का डेफिनेशन याद रखना है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट मतलब ये देखो, ये पूरा डोमेन है। ठीक है, देखो, तो ये डायरेक्शन तो ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा, ये इसके बाद ऐसे चलते जाएगा। मान लो ये ऐसे ही जा रहा है, तो अब मैं क्या यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या ये इस कर्व को एक बार भी कट कर रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स के लिए कोई इमेज नहीं आ रहा है, तो पहला कंडीशन फेल, मतलब ये फंक्शन नहीं है। और हमने ग्राफ का डेफिनेशन कैसे बताया था कि इसमें वही सारे टपल्स होंगे कि जो y ऐसे एलिमेंट का इमेज होगा जिसमें y क्या होगा, मतलब जो y इमेज है अंडर f, वेयर f इज ए फंक्शन। तो ये तो फंक्शन है नहीं, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही ध्यान दो यहां पे। अब ये देखो, ये एंड नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में से चलते जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो हर पॉइंट पे ये ग्राफ को कट कर रहा है, तो पहला कंडीशन होल्ड हो गया। बट पहले कंडीशन को होल्ड होने पे उसे फंक्शन नहीं कहा जाता। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वो ग्राफ को कट करना चाहिए। और कितने टाइम कट करना चाहिए? तो एग्जैक्टली 1 टाइम्स। तो वर्टिकल लाइन कट्स कर्व एग्जैक्टली 1 टाइम्स, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। आप ध्यान देखो, तो ये एक ही बार कट कर रहा है ग्राफ को, कभी 2 पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है। मतलब ये सेकेंड कंडीशन भी होल्ड हो गया, फर्स्ट भी होल्ड हो रहा है और सेकेंड भी होल्ड हो रहा है। तो ये मेरे पास फंक्शन है, यानी कि ये एक ग्राफ है। क्या ये ग्राफ है? अब ध्यान दो, ये भी एंड नहीं हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन होल्ड होगा कि हर पॉइंट पे ये कट कर रहा है। बट सिर्फ कट करने से बात नहीं चलेगा, ये कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए? सिर्फ एक पॉइंट पे। ये देखो, ये लाइन कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। ये कितने बार कट कर रहा है? 3 बार। देखो यहां पे भी 3 बार। तो एक से ज्यादा बार अगर एक भी ऐसा वर्टिकल लाइन मिल गया जो किसी कर्व को एक से ज्यादा कट कर रहा है, तो उस कर्व को हम लोग ग्राफ नहीं कह सकते। तो यानी कि इसमें से जो सेकेंड वाला है सिर्फ यही ग्राफ है, बाकी ये फर्स्ट एंड थर्ड ग्राफ नहीं है। तो आई होप आपको ग्राफ और कर्व में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब कोई भी डायग्राम बना दो R² प्लेन के अंदर, आप उसे कर्व कह सकते हो, लेकिन ग्राफ बताने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो कर्व है फंक्शन है या नहीं। अब फंक्शन के लिए पहला टेस्ट है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि आपको डोमेन के हर पॉइंट पे, अभी डोमेन हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? रियल नंबर। तो हमें रियल के हर एक पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है।
आगे चल के हम लोग उस पर रिस्ट्रिक्शन करके और छोटा कर देंगे डोमेन को, बट फिलहाल के लिए जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सब रियल पे पढ़ने वाले। तो आपको पूरे रियल पे क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो कम से कम कितने बार कट करना चाहिए, एक बार, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक बार कट करना चाहिए, मतलब एवरी वर्टिकल लाइन ऑन अ डोमेन कट्स अ कर्व एक्जैक्टली वन टाइम, सिर्फ एक ही बार कट करना चाहिए, एक से ज्यादा कट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कर्व को हम लोग ग्राफ कहते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्व में और ग्राफ में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम लोग सिर्फ एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है कांस्टेंट फंक्शन। अब ये किस में इंक्लूड रहता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन टाइप, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान दो, Pn ऑफ x, ठीक है। तो a0 a1x a2x2 solve up to an x is to n, where a0 a1 solve up to an belongs to real number and an is non-zero। इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x। कहने का मतलब क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये जो n है ना ये बताता है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, और ये जो x बताता है कि कौन सा वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, यानी कि n डिग्री का पॉलिनोमियल इन x, इन वेरिएबल x, ठीक है। तो a0, अब ये वेरिएबल आप y भी यूज कर सकते हो, बट क्योंकि हमें इनपुट x देना है इसके लिए हम लोग यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन टर्म्स ऑफ x। अब डिग्री किसको कहा जाता है पॉलिनोमियल में, आपने 10th स्टैंडर्ड के पहले कहा होगा, देखा होगा कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो n होना चाहिए। इसीलिए मैंने an को क्या कह दिया, नॉन जीरो, क्योंकि an अगर जीरो हो गया तो ये पार्ट जीरो आ जाएगा और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n से कम हो जाएगी, इसीलिए an क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। बाकी a0 से लेके an ये क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं रियल के अंदर कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में कह दिया जो भी होगा सब रियल से रियल होगा, तो इसीलिए a0 से लेके an सारे रियल नंबर है, इससे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री को चेंज करके एक एक स्टैंडर्ड ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसके डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वो कांस्टेंट फंक्शन है या आइडेंटिटी फंक्शन है या फिर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये डिपेंड करता है इसके डिग्री पे। तो सबसे पहले अब ये जो n है ना, अच्छा n क्या होगा, तो n बिलोंग करता है होल नंबर को, जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 ये तक। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, ध्यान दो, कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या सॉरी एक फंक्शन को हम लोग सिर्फ इस तरीके से लेंगे, a0। अब यहां पे देखो, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं यूज किया है, इसका मतलब क्या है, यहां पे ये 0 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जिसकी डिग्री 0 है और इन x, ये पॉलिनोमियल, बट हम यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसे f डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a0, या फिर सिंपल इसको कांस्टेंट लिख सकता हूँ। अब ये कांस्टेंट किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू है। आपको वेरिएबल में और कांस्टेंट में डिफरेंस पता होगा। वेरिएबल मतलब जो फिक्स नहीं होता, जिसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिक्स वैल्यू मतलब ऐसा पॉइंट जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर लिखूं 2, अब ये फिक्स वैल्यू सबको पता है 2 है, अगर मैं 4 अलग अलग लोग से पूछूंगा तब भी कहेंगे 2 है। अब मैं x रख दूं, अब मैं किसी से पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है, देखो x नहीं, इसकी वैल्यू क्या है,
तो किसी को नहीं पता, सब बोलेंगे अननोन वैल्यू है, तो यानी कि ये वेरिएबल है। अगर मैं लिखूं पाई, सबको पता है पाई, तो ये फिक्स है। मैं कितने भी नंबर ऑफ पर्सन से पूछूं वो कहेंगे पाई है, इसकी वैल्यू 3.14 ... क्योंकि इरेशनल, बट सबका आंसर सेम आएगा। मतलब ये एक फिक्स नंबर, इसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, ये वेरिएबल। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट है फिक्स। इससे समझ में क्या है, ध्यान दो कि मैं इनपुट चाहे जो दे दूं, मुझे आउटपुट हमेशा एक फिक्स नंबर मिलने वाला है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे मन में आए कि f of x = 1 का ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इनपुट देंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो हमारा ग्राफ होगा ना, उसके लिए रेड पेन यूज करेंगे और बाकी के लिए ब्लैक पेन यूज करेंगे। आज मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से दोनों पेन मार्कर यूज करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये मैंने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये मान लो मेरे पास 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब चलो ध्यान दो, मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करते हैं, आप यहां पे इनपुट दो, उसका आउटपुट लिखो। मैंने इनपुट दिया 0, बट ये तो फिक्स होगा, तो 0 पे इसकी इमेज क्या आ गई 1। मैंने इनपुट दिया 1, इसका इमेज क्या आ गया, फिर से 1। मैंने इनपुट दिया 2, इसका इमेज क्या आ गया 2। मैंने इनपुट दिया -1, इमेज आ गया -1। मैंने इनपुट दिया -2, इमेज आ गया -1। मैंने इनपुट दिया 3, इसका इमेज आ गया 1। तो यानी कि हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू फिक्स आ रही है। अब इसी को इसको इस तरीके से आप प्लॉट कर दो। अब ये एंड नहीं होगा इनपुट, तो मेरा आउटपुट भी एंड नहीं होगा, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ठीक है। तो इसे हम लोग f of x, अब f of x जा कहां रहा है, कोडोमेन, और कोडोमेन को हम लोग क्या लिखते हैं, y = 1। तो इसे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, y = 1। तो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इन जनरल मुझे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन प्लॉट करना हो तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये इस टाइप के। तो ये मेरे पास आ गया कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, f of x = c, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कोई भी रियल नंबर ले, अब 1 ले लोगे तो ऐसे आ जाएगा, 10 लोगे तो यहां पे एक y = 10 आ जाएगी, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा 10। तो हर पॉइंट पे उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा 10, वो चेंज नहीं होगा। आप इनपुट चेंज करो बट आउटपुट आपका फिक्स होगा 10। तो ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। यहां पे मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से फंक्शन, अब किसी भी ग्राफ को प्लॉट करना है, अब चेक करना है कि कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ है या नहीं। तो आपको इन जनरल याद रखना है कि ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ग्राफ होता है। चेक कैसे करोगे, जैसे मान लो ये y = 1 था, आप किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये ग्राफ को कम से कम एक बार कट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि सिर्फ एक ही बार कट करना चाहिए। अगर मैं ये वाला ले रहा हूं ग्राफ, तो ये कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। यानी कि हर पॉइंट पे, मतलब हर इनपुट पे ग्राफ को कर्व को कितने बार कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट। तो इसीलिए एक फंक्शन है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से आपको करना क्या, ध्यान दो, डोमेन कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं इन जनरल रियल लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। हमें क्या निकालना रहेगा, कोडोमेन निकालना रहेगा, हम रेंज निकालेंगे। अब उसके लिए कैसे निकाला जाता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y = x का ग्राफ, ऐसे ही f of x = y हम लोग प्लॉट करेंगे x² का ग्राफ, ठीक है। थर्ड, इन जनरल, ये देखो ये 1 पावर है 2 पावर है, तो ऐसे इन जनरल इवन पावर और ऐसे इन जनरल ऑड पावर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, और उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं,
और रेंज कैसे निकालते, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। वो स्टूडेंट जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं पता है, हालांकि जिनको ऑलरेडी डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर है, तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और जहां पे उन्हें फंक्शन जो नहीं समझ में आता है वो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जिन्हें बेसिक स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं पता है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के ग्राफ, एक्स क्यूब के ग्राफ, इन जनरल ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।